जा रही हूँ व्यवहारिक मनोविज्ञान के क्षेत्र। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में व्यवहारिक मनोविज्ञान का स्वरूप अत्यधिक व्यापक हो गया है। सर्वविदित रूप से मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। सभी जानते हैं कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान अपने विस्तार की प्रक्रिया में जैसे जैसे मानव व्यवहार की नवीन एवं विविध पहलुओं में को अपनी परिधि के भीतर समेटता जा रहा है, वैसे वैसे व्यवहारिक मनोविज्ञान का क्षेत्र भी विस्तृत होता जा रहा है। प्रत्येक विज्ञान की भांति व्यवहारिक मनोविज्ञान का भी अपना एक विशिष्ट क्षेत्र है, जिसका अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जाता है। सबसे पहला है शिक्षा। शिक्षा मनुष्य के जीवन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और मनोविज्ञान शिक्षा की आधारशिला है। शिक्षा मनोविज्ञान का विकसित रूप इस बात का स्पष्ट एवं प्रबल संकेत देता है कि व्यवहारिक मनोविज्ञान का प्रयोग शिक्षा जगत में उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। बालक के विकास की दृष्टि से उसकी बौद्धिक क्षमताओं, मानसिक योग्यताओं, रुचियों, दृष्टिकोणों, व्यक्तित्व तथा स्वभाव को समझना आवश्यक है। यह कार्य मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की सहायता से सरलतापूर्वक संभव होता है। व्यवहारिक मनोविज्ञान बालक के विकास के स्तर के अनुसार विषयों के चयन, पाठ्यक्रम का निर्माण, प्रभावशील शिक्षण विधियों तथा सहायक सामग्री के प्रयोग तथा अनुशासन से जुड़ी समस्याओं के विश्लेषण और समाधान में हमारी सहायता करता है। व्यक्तिगत भेदों के आधार पर मनोवैज्ञानिक विषयों व्यक्तिगत भेदों के आधार पर, यानी कि कोई बच्चा अधिक बुद्धिमान होता है, कोई कम बुद्धिमान होता है, कोई बच्चा तुरंत समझ लेता है, कुछ बच्चा कुछ समय लगता है, यानी कि हर व्यक्ति अलग अलग तरह के होते हैं। इस आधार पर मनोवैज्ञानिक व्यक्ति विशेष के लिए शिक्षा की दिशा निर्धारित करता है। किसी को टेक्निकल चीज़ें पसंद हैं तो किसी को सैद्धांतिक बातें पसंद है, तो बालक के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होने से उसके समायोजन में सहायता मिलती है। इसी प्रकार वंशानुक्रम के ज्ञान से हमें बालक की क्षमताओं का बोध होता है। उसके चारों ओर के वातावरण की जानकारी उसके विकास की संभावनाओं की ओर संकेत करते हैं। परामर्श एवं निर्देशन। व्यवहारिक मनोविज्ञान का प्रयोग परामर्श एवं निर्देशन के क्षेत्र में भी किया जाता है। बच्चों, आप जानते हो कि आजकल किसी को भी निर्देशन देना, एडवाइस देना, है ना, गाइडेंस देना, बच्चों को गाइडेंस की आवश्यकता होती है और बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो व्यवहारिक मनोविज्ञान में परामर्श और निर्देशन के क्षेत्र में भी बहुत अधिक मनोविज्ञान ने प्रगति की है। उचित परामर्श एवं निर्देशन के माध्यम से व्यक्तियों को उनकी समस्याओं का विश्लेषण तथा संभावित समाधान प्रदान किया जाता है। युवक युवतियों की शारीरिक मानसिक क्षमताओं के सदुपयोग तथा बेकार युवकों की शक्ति, धन तथा समय की बर्बादी को रोकने की दृष्टि से यह निर्देशन आवश्यक है। आज प्रायः सभी विकासशील देशों में मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की सहायता से मनोवैज्ञानिक निर्देशकों द्वारा उपयुक्त अध्ययन विषयों तथा व्यवसायों को अपनाने का निर्देशन या परामर्श दिया जाता है। परिवार में, समाज में तथा संवेगात्मक रूप से समस्याओं के समाधान हेतु व्यक्तित्व परामर्श भी उपलब्ध कराया जाता है। तो व्यवहारिक मनोविज्ञान में प्रयोगों के आधार पर शैक्षिक, व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत तीनों ही प्रकार की समस्याओं के लिए समाधान है और उसे उचित निर्देशन भी दिए जाते हैं। तीसरा पॉइंट है बच्चों, मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोचिकित्सा। मनोवैज्ञानिकों के मतानुसार
शारीरिक स्वास्थ्य के मूल मंत्र मानसिक स्वास्थ्य में निहित है कि अगर हमारा, देखिए, शरीर स्वस्थ रहता है, किंतु अगर मन स्वस्थ नहीं है तो हमारा शरीर भी अस्वस्थ होता है। अगर हमारा मन स्वस्थ है तो शरीर में थोड़ी पीड़ा है, हमारी परेशानी है, तो लेकिन मन हमारा प्रसन्न है, हम स्वस्थ मन को अपने मजबूत करके रहते हैं, तो उस शारीरिक पीड़ा को भी हम जल्दी ही ठीक कर लेते हैं। तो इसलिए ये समझ लीजिए कि शारीरिक स्वास्थ्य का मूल मंत्र मानसिक स्वास्थ्य में निहित है। असामान्य तथा असंतुलित मानसिक रोगी होते हैं और रोग का कारण समझने में व्यवहारिक मनोविज्ञान हमारी सहायता करता है। मनोविज्ञान के विकास में पूर्व मनोवैज्ञानिक रोगों के विषय में अत्यंत दोषपूर्ण धारणाएं प्रचलित हैं। कुछ समय पहले इन रोगों का कारण किन्हीं अदृश्य शक्तियों या भूत प्रेत आदि को स्वीकार कर तांत्रिक, स्याने या ओझा लोग मानसिक रोगियों को अमानवीय तरीके से पीड़ित करते थे। मनोवैज्ञानिकों ने मानसिक रोग संबंधी खोजों के माध्यम से इस संबंध में व्याप्त समस्त भ्रांतियों तथा निर्मूल धारणाओं को समाप्त कर दिया है। व्यवहारिक मनोविज्ञान की शाखा नैदानिक मनोविज्ञान व्यक्ति के असामान्य व्यवहार के कारणों का विश्लेषण कर उसे अपने वातावरण के साथ समायोजन करने में भरपूर मदद देती है। अगला है, अब इसमें उदाहरण भी बच्चों आप समझ सकते हैं शारीरिक और मानसिक मनोचिकित्सा में, कि पहले के रोग होता था तो लोग उसको झाड़ फूँक कराते थे, कहते थे ये इसको कोई जिन्न ने पकड़ लिया, किसी भूत ने पकड़ लिया है, इसीलिए ये ऐसी बहकी बातें कर रहा है, ऐसा काम कर रहा है। तो लेकिन उनसे उनका इलाज नहीं हो पाता है। अब मनोविज्ञान ने उस व्यक्ति को परामर्श और निर्देशन दे करके सबसे पहले वो उसके कारणों को जानना चाहता है, और जब उसके कारण जान लेता है तो उसका निदान भी उसी प्रकार से करता है और व्यक्ति पूरी तरह से ठीक भी हो जाता है। तो आधुनिक युग में व्यवहारिक मनोविज्ञान ने मनोचिकित्सा का प्रयोग करके व्यक्ति के मानसिक समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया है। अपराध निरोध, आजकल बच्चों तरह तरह के अपराधी होते हैं, है ना, लेकिन अपराध कौन करता है आप बताइए? एक सामान्य व्यक्ति जो सही सलामत है, सही सोचता है, स्वस्थ है, खुश है, प्रसन्न है, तो क्या वो कोई अपराध करेगा? नहीं। अपराधी वही व्यक्ति होता है जो कहीं ना कहीं से उसके अंदर, उसके मन में कोई दूषित बात आ जाती है। जब तक उसकी मानसिकता दूषित नहीं होती है वो कोई अपराध नहीं कर सकता, चाहे झूठ बोलना हो, चाहे चोरी करना हो, या हत्या करना हो, बलात्कार करना हो, कुछ भी वो करना चाहता है तो पहले उसकी मानसिकता दूषित हो जाती है। तो व्यवहारिक मनोविज्ञान ने अपराध निरोध का भी उपाय किया है, उस पर भी अध्ययन किया। आजकल अपराध के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, वंशानुगत कारणों की जांच पड़ताल कर अपराधी को रोगी के समान चिकित्सा का प्रबंध किया जाता है। इसी भांति दंड के प्रति लोगों की प्रतिरोध की भावना सुधार भावना में परिवर्तित हो गई है। यानी कि दंड तो हम देते हैं, लेकिन उनको इस तरह का दंड देते हैं कि उनके अंदर कुछ सुधार भी हो जाए। ऐसा कोई दंड नहीं देते हैं कि उनका गुस्सा और बढ़ जाए और फिर से वो जब निकले वो दंड के बाद जेल से, तो उससे बड़ा कोई अपराध करें। तथा तो ये जो है ये सुधार की भावना में परिवर्तित हो गई है तथा अपराधियों के लिए खेलकूद, पुस्तकालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा स्वास्थ्य मनोरंजन की व्यवस्था की जाती है। इसके अतिरिक्त उनके लिए मुक्त कारागार, प्रोबेशन तथा पैरोल आदि का प्रबंध किया जाता है। मनोविज्ञान का एक अप्रतिम एवं विशिष्ट योगदान बाल अपराधियों में वांछित सुधार लाना है। सामान्य अपराधियों के प्रति तो जो बातें दी गई हैं वो ठीक है। बच्चे जो 18 साल से कम उम्र में बच्चों अगर कोई गलती करते हैं, चोरी करते हैं, जेब काटते हैं, दुर्घटना कर देते हैं, झूठ बोलते हैं, डकैती करते हैं, ड्रग्स बेचते हैं,
तो ऐसे क्षेत्र में उनमें वांछित सुधार लाना है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार उचित निर्देशन, देखभाल तथा स्नेह के अभाव में बालक गलत रास्ते पर चला जाते हैं और अपराधी बन जाते हैं। बाल अपराधियों में अभिष्ट सुधार लाने के लिए बाल न्यायालय, सुधार गृह तथा निर्देशन उपचारशालाओं की व्यवस्था की गई। सच बात तो यह है कि व्यवहारिक मनोविज्ञान ने अपराध, दंड तथा बाल अपराध के प्रति समाज का चिंतन तथा दृष्टिकोण ही परिवर्तित कर दिया है। अब है न्याय। ये बातें बच्चों हम लोग क्यों कर रहे हैं? सारे पॉइंट्स आप समझ रहे हो ना? ये मैं 5वां पॉइंट पढ़ाने जा रही हूँ, न्याय। ये सारे विषय मनोविज्ञान ने के व्यवहारिक मनोविज्ञान में पढ़े जा रहे हैं और उनको पढ़ने का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति की स्वास्थ्य को, मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित करना। अब एक न्याय के क्षेत्र में व्यवहारिक मनोविज्ञान काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो रहा है। अपराधी के विरुद्ध या उसके पक्ष में साक्ष्य, गवाही की सच्चाई का पता लगाने के लिए मनोवैज्ञानिक प्रविधियों तथा परीक्षणों का प्रयोग किया जा रहा है। है ना? प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पर शब्द साहचर्य परीक्षण, बच्चों, शब्द साहचर्य परीक्षण, इसको कहते हैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जिनके किसके कितने शब्द आते हैं, है ना, तथा शब्द साहचर्य परीक्षण के द्वारा हृदय की धड़कन, रक्तचाप, श्वास प्रक्रिया आदि की जांच करके अभियुक्त तथा गवाह की मनोवृत्ति एवं मनोदशा का आकलन किया जा सकता है। इन प्रक्रियाओं के माध्यम से झूठ बोलते हुए अपराधी के झूठ को सहज ही भांप कर सत्यासत्य का निर्णय किया जा सकता है कि वो सत्य बोल रहा है कि असत्य बोल रहा है। इस प्रकार मनोविज्ञान का व्यवहारिक पक्ष न्यायकर्ताओं तथा पुलिस की भारी मदद कर न्याय को प्रमाणित बनाता है। बच्चों, अभी आप लोगों ने सुना होगा सुशांत मर्डर केस में रिया जो अपराधी मानी गई हैं अभी जो है, उनका नार्को टेस्ट हुआ। ये नार्को टेस्ट क्या होता है बच्चों? ये एक प्रकार का ऐसा ही टेस्ट है जो मनोवैज्ञानिक करते हैं। अपराधी जो होता है उसको इस तरह से उनको वो किया जाता है कुछ मशीन से और कुछ मेडिसिन से कि वो व्यक्ति अगर उससे कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वो या तो सही, सब कुछ सही उत्तर देता है, और अगर वो उत्तर गलत देता है तो उसके भीतर की कुछ ऐसी चीज़, केमिकल रिएक्शन होते हैं जो उस मशीन में आ जाते हैं और पता चल जाता है कि ये झूठ बोल रही हैं, ये उत्तर वो सही नहीं दे रही हैं। तो ये मनोविज्ञान ने व्यवहारिक मनोविज्ञान के अंतर्गत इस प्रकार के न्याय से संबंधित न्याय के प्रति इस तरह के प्रावधानों को रखा है कि जिससे जो व्यवहारिक पक्ष है न्याय करने में पुलिस को अधिक मदद मिले और न्यायालय को। अगला है उद्योग तथा व्यापार, है ना। व्यवहारिक मनोविज्ञान के पहले तो मनोविज्ञान में थोड़े ही विषय मुख्य टॉपिक्स पढ़े जाते थे, किंतु ये जितने टॉपिक्स मैं बता रही हूँ ये सब व्यवहारिक मनोविज्ञान में पढ़े जाते हैं। अब है मनोविज्ञान में न्याय तथा उद्योग तथा व्यापार, यानी कि उद्योग के क्षेत्र भी अब मनोविज्ञान से दूर नहीं है। व्यवहारिक मनोविज्ञान के विभिन्न परीक्षणों, विधियों तथा प्रविधियों के मदद से योग्य श्रमिकों व कर्मचारियों का चयन कर उद्योग व व्यापार में सफलता की नींव रखता है। उद्योग धंधों में कार्य संबंधी विभिन्नताओं, पहलुओं जैसे काम करने के लिए घंटे, कब कितने देर काम करना चाहिए, कितनी देर आपको विश्राम करना है, ये व्यक्ति लगातार बिना थके कितनी देर काम कर सकता है, या किस काम में किस प्रकार की दुर्घटनाएं हैं,
उन दुर्घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है, किस कार्य के लिए कितना वेतन होना चाहिए, है ना, काम करने की कौन सी विधि होनी चाहिए, किस प्रकार के यंत्रों का प्रयोग होना चाहिए, या जो पहले से यंत्र हैं जिस पर श्रमिक काम कर रहा है उसमें कैसा सुधार होना चाहिए, थकान व उकताहट के क्या कारण होंगे, कक्षों में हवा, रोशनी तथा ताप आदि का विचार तथा स्वास्थ्य संबंधित अनेक समस्याएं और बीमा आदि की सुविधाओं को मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रबंध किया जाता है ताकि श्रमिकों की कार्यकुशलता बढ़ने के फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि संभव हो सके। औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित मनोवैज्ञानिक श्रमिकों की हड़ताल समाप्त कराकर तालाबंदी की समस्या निपटाकर तथा अन्य किन्हीं कारणों से शांति व सेवा योजना के मध्य उभरे तनाव को समाप्त करके उन्हें संतुष्ट जीवन बिताने का अवसर प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त उत्पादक के सफल विक्रय हेतु प्रचार एवं विज्ञापन को आकर्षण विधियों को खोजना भी मनोवैज्ञानिक के हाथ में है। मनोवैज्ञानिक उपभोक्ता की रुचियों तथा मनोवृत्तियों का अध्ययन करके उनका ध्यान खींचने के लिए भली भांति के विज्ञापनों का प्रयोग सुझाते हैं। सत्य ही व्यवहारिक मनोविज्ञान ने उद्योग तथा व्यापार के क्षेत्र में एक नवीन क्रांति को जन्म दिया है। अगला पॉइंट है बच्चों जो व्यवहारिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में आता है वो है सामाजिक जीवन। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक समायोजन के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों एवं ज्ञान एवं प्रयोग अनिवार्य है। प्रत्येक समाज की अपनी अलग संस्कृति होती है। संस्कृति मानव के व्यवहार को प्रभावित करती है। सामाजिक संस्कृति के विविध पक्षों को समझने में समाज मनोविज्ञान की सहायता ली जाती है। आपको पता ही है कि जब इलेक्शन आता है तो क्या होता है कि वहाँ के लोगों को ये काम करेंगे तो वहाँ के लोग हमको वोट देंगे, है ना। अगर धार्मिक क्षेत्र है तो धार्मिक तरीके से प्रचार करते हैं। अगर उच्च वर्ग है तो उसको अलग तरह से प्रभावित करते हैं। अगर समाज में कहीं कोई हमको छुआछूत, जाति, दहेज, सती प्रथा, देववासी प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, पुनर्विवाह, निषेध आदि जो समस्याएं थीं ये हमारे समाज को झकझोरती रही हैं। किंतु जैसे जैसे मनोविज्ञान का विकास हुआ है उसने व्यक्ति के मानसिक पक्ष को विकसित करने का प्रयास किया है। लोगों को के समक्ष अच्छी और बुरी बातों को उसने प्रकट करके प्रत्यक्ष कराया है। मनोविज्ञान का ज्ञान न केवल इन समस्याओं का से संबंधित वास्तविकता का ज्ञान लोगों को कराता है अपितु उनमें इनके प्रति सही दृष्टिकोण को भी विकसित करता है तथा सामाजिक समस्याओं के उचित विश्लेषण के द्वारा मानव समाज के मध्य संघर्ष को दूर करता है। अगला है बच्चों राजनीतिक जीवन। अभी हम बात ही कर रहे थे इस विषय पर कि सामाजिक जीवन की तरह राजनीतिक जीवन में मनोविज्ञान से अछूता नहीं है। वैसे तो राज्य का स्वरूप कोई भी रहा हो तथापि विश्व की प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था मनोविज्ञान के सिद्धांत सर्वव्यापी रूप से प्रयुक्त व्यापक रूप से प्रयुक्त हुए हैं। विशेषकर प्रजातांत्रिक क्षेत्र में चुनाव के दौरान मनोवैज्ञानिक साधनों का प्रयोग उल्लेखनीय है। चुनाव के समय सभी विपक्ष में भी रुख तैयार करना होता है। यह कार्य जनता के मन को प्रभावित करके ही किया जाता है। राज्य द्वारा अपनी कार्यप्रणाली को कार्यान्वित करने तथा अंतर्राष्ट्रीय तनावों को कम करने मनोवैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। सेना, विदेश नीति आदि सब जो है राजनीतिक नेतृत्व मनोवैज्ञानिक के व्यवहारिक उद्योगों के अभाव में सफलता की कामना नहीं की जा सकती।
धार्मिक क्षेत्र, बच्चों धार्मिक क्षेत्र में भी व्यवहारिक मनोविज्ञान का धार्मिक क्षेत्र भी व्यवहारिक मनोविज्ञान के अध्ययन के अंतर्गत आता है। यानी कि मानव के मन को धारण करता है वह धर्म है, और मन किसी विचार को बलपूर्वक धारण नहीं करता, अतः धर्म को बलपूर्वक आरोपित नहीं किया जा सकता। धार्मिक परंपराओं मान्यताओं को स्वीकार करना और उनका पालन करना व्यक्ति की मनोवृत्ति पर निर्भर करता है, और उनमें मनोविज्ञान का 100% हस्तक्षेप है। धार्मिक प्रचार में मनोवैज्ञानिक साधनों का सर्वाधिक योगदान होता है। यद्यपि विश्व इतिहास बलात् धर्म परिवर्तन में के अगणित उदाहरणों से भरा पड़ा है, तथापि मनोवैज्ञानिक आधार पर धर्म परिवर्तन सबसे अधिक त्यागी स्थायी समझा जाता है। आगे है बच्चों चयन तथा सेवाएं, यानी कि आजकल सरकारी तथा अर्ध सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सेवाओं के पदों की पूर्ति में मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की सहायता ली जा रही। जितने भी तरह के सिलेक्शन हो रहे हैं उसमें साइकेट्रिस्ट होते हैं, वो टेस्टिंग करते हैं बच्चों। उस टेस्टिंग के आधार पर ही चयन किया जाता है कि कौन बच्चा जो है, आजकल आप ही जानते हो कि अगर पॉलिटेक्निक का आपको करना है तो उसके लिए अलग टेस्ट है, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो उसका अलग टेस्ट है, उसको कहते हैं नीट, डॉक्टर के लिए नीट होता है, इंजीनियर के लिए जेई होता है ना, और टीचर्स के लिए अलग ट्रेनिंग होती है, पढ़ाई होती है। तो अलग अलग सेवाओं में अलग अलग तरह की ट्रेनिंग होती है, और उसके आधार पर ही जो व्यक्ति जिस कैटेगरी का होता है उसको उसी कार्य क्षेत्र में चयन किया जाता है। इससे ये होता है कि वो व्यक्ति उस विद्या को पूरी तरह से ग्रहण करके प्रशिक्षित होकर के जब आता है तो अपने कार्य को ठीक से समझता है और उसको उचित रूप से आगे बढ़ाता है। तो ये सारे कार्य जो हैं मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला है सैन्य सेवाएं। सेना में भी व्यवहारिक मनोविज्ञान का क्षेत्र है। वर्तमान समय में सैन्य शक्ति तथा कार्यकुशलता में वृद्धि की दृष्टि से भी मनोविज्ञान का काफ़ी प्रयोग किया जा रहा है। इस दिशा में सैन्य मनोविज्ञान नामक ज्ञान की एक विशेष शाखा विकसित हुई है। सेना के क्रियाकलापों में मनोविज्ञान का प्रयोग इन कार्यों में किया जाता है, जैसे मनोवैज्ञानिक परीक्षाओं के द्वारा सेना हेतु सैनिक कर्मचारियों तथा अधिकारियों की भर्ती, सैनिकों तथा अफसरों का प्रशिक्षण, प्रशिक्षित सैनिकों की योग्यता व दक्षता मूल्यांकन, पदोन्नति, शीत युद्ध के समय शीत युद्ध के समय मनोवैज्ञानिक प्रचार, मनोवैज्ञानिक विधियों से युद्ध के दौरान सेना तथा नागरिकों का मनोबल व उत्साह बनाए रखना। अब देखते हो सेना के लिए बहुत सारी कविताएं होती हैं, अलग अलग देशभक्ति के गीत गाए जाते हैं और उनके लिए अलग अलग स्लोगन किए जाते हैं। देश के लोगों का उनका सम्मान करना, उनको उत्साहित करना, शत्रु का हौसला पस्त करने के लिए अलग अलग तरह का हथकंडे इस्तेमाल करना, युद्धोपरांत मानसिक संतुलन खो बैठे सैनिकों की मानसिक चिकित्सा तथा अवकाश प्राप्त सैनिकों को नागरिक जीवन में भी पुनर्वासित करना होता है। बच्चों अगला पॉइंट है विश्व शांति की स्थापना। अगर विश्व में शांति स्थापित रहे तो युद्ध की बात की ज़रूरत नहीं पड़ती, किंतु विश्व शांति स्थापना में भी मनोवैज्ञानिक आधार होता है। जैसे किए गए सब प्रयास ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनावों को दूर करके विश्व शांति स्थापित करते हैं। आज हम सभी भारत और चीन तनाव से गुजर रहे हैं, बल्कि पूरा विश्व ही तनाव से गुजर रहा है, क्योंकि पूरे विश्व को एक बहुत बड़ा नुकसान सहना पड़ा है इस चीन के द्वारा प्रयोग किए गए किसी परीक्षण से जो आज बीमारी फैली है कोविड-19 के थ्रू।
पूरे विश्व ने उसको सहा है और एक बहुत बड़ा मूल्य चुकाया है उस बीमारी के से, जिसकी वजह से पूरे विश्व में तनाव है। और उसी के साथ साथ भारत और चीन के मध्य इन सभी बातों को लेकर के और घरेलू वजहों से, घरेलू कारणों से भी तनाव चल रहा है। किंतु आज पूरा इन सब कारणों के साथ भी विश्व जो है, भारत और रूस के बीच में भारत और चीन के जो विदेश मंत्री हैं आपस में मिलजुल कर बार बार बात कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। क्यों? ताकि मामला सुलझ जाए और आगे युद्ध की स्थिति ना। तो ये कहने का मेरा मतलब है कि विश्व शांति की स्थापना में जो मनोविज्ञान है उसका महत्वपूर्ण स्थान है। अंतर्राष्ट्रीयता की भावना, अंतर्राष्ट्रीय आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परामर्श एवं वार्ताएं, शिक्षा प्रचार, पारस्परिक संपर्क, सांस्कृतिक विनियम, अंतर्देशीय आर्थिक विषमताओं के व अभाव को दूर करने की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय नियोजन, शक्तिहीन तथा छोटे देशों को सुझाव व सहायता आदि के माध्यम से विश्व स्तर की समस्याओं को कम किया जा सकता है। इसी के परिणाम स्वरूप विश्व में प्रेम, भावना, भाईचारा, विश्वास तथा शांति का वातावरण उत्पन्न होता है। व्यवहारिक मनोविज्ञान का उपयोग न होता हो, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ पर व्यवहारिक मनोविज्ञान का उपयोग नहीं है। व्यवहारिक मनोविज्ञान के नित्य प्रति बढ़ते जा रहे प्रयोग से प्रभावित होकर H.E. बर्ट ने तो यहाँ तक कहा है कि मनोविज्ञान जीवन के इतने अधिक क्षेत्रों से संबंधित है कि हर एक क्षेत्र के संबंध में सुचारू रूप से प्रकाश डालना कठिन हो गया है। तो बच्चों, ये था मनोविज्ञान के क्षेत्र। ये प्रश्न आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, कभी कभी लघु क्वेश्चन में भी आता है कि व्यवहारिक मनोविज्ञान का अर्थ तथा परिभाषा दीजिए और व्यवहारिक मनोविज्ञान के क्षेत्रों का विस्तार से वर्णन कीजिए। कुछ इसमें प्रश्न है बच्चों, इससे संबंधित जो प्रश्न है वो मैं दे दी हूँ और इसमें ये आपके निश्चित उत्तरीय प्रश्न है जो फिलिंग द ब्लैंक्स में है, खाली जगह भरने में, और ये नीचे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और बहुविकल्पी प्रश्न है। तो बच्चों, ये सारे एक्सरसाइज वगैरह जो है वो आप करने की कोशिश कर लीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न है व्यवहारिक मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, परिभाषा। सेकंड क्वेश्चन है व्यवहारिक मनोविज्ञान के विकास का इतिहास हो गया। व्यवहारिक मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए तथा व्यवहारिक मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र का विवरण दीजिए। तो ये है जो हमने क्वेश्चन अभी आज पढ़ाया है, वो तीसरा प्रश्न है लॉन्ग में, ठीक है ना। तो व्यवहारिक मनोविज्ञान का अर्थ स्पष्ट करते हुए वर्तमान में भारत में व्यवहारिक मनोविज्ञान का विवरण दीजिए, ठीक है। लघु में भी इसी तरह के प्रश्न जो होंगे वो आप जितना मैंने पढ़ाया है उसको आपको कर लेना है, तैयार करना है। और आपको बच्चों ये बताइए कि हम सामान्य मनोविज्ञान से एक दिन आप लोगों का हम टेस्ट लेना चाहते हैं, मासिक परीक्षा लेना चाहते हैं, तो आप लोग उसको ठीक से याद कर लीजिए, काम पूरा कर लीजिए, तो हम आपसे टेस्ट लेंगे। थैंक यू बच्चों।